जैन फ्यूचर ऑफिसर्स पॉलिटी की एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हुए आज से हम अपनी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी हमारी आज हम इन्हें देखेंगे और इसमें क्लास में हम दोनों एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे एक साथ। पहली का नाम है हमारा भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार और दूसरी का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। तो एस्पिरेंट जो ये हमारी दोनों बुक हैं तो ये आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है, एक एक बार आप अगर इन्हें पढ़ लोगे ना तो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने में और आसानी होगी। और जो हमारी 12th की किताबें हैं वो हम कल देख लेंगे, उन्हें भी हम दोनों को एक ही क्लास में कर लेंगे। ठीक है, बट आज हम इसे कर लेते हैं। और एस्पिरेंट एक बात और, जब आप इन किताबों को खुद पढ़ोगे ना तो इनमें भी कहानी थोड़ी ज्यादा दी है। ठीक है, और एनसीईआरटी में तो होती है क्योंकि ये एक स्टूडेंट के लिए बनी होती है क्लास 12 तक। ठीक है, तो ये अपनी 11th 12th वालों के लिए बनी है तो उन्हीं के हिसाब से बनाई भी गई है। बट हमें इसमें अपना वो देखना है जो हमारे काम के लिए। ठीक है, इसकी कहानी पे ज्यादा नहीं जाना, हमें कहानी नहीं तो ज्यादा उसमें पढ़नी है और नहीं उस कहानी के नोट्स बनाने। नोट्स भी हमें वो बनाने जो हमारे काम आ सके। और इन क्लास में तो आप देख ही लोगे कि नोट्स कैसे बनाने, और उन्हीं नोट्सों से आपकी क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। हो सकता है 1-1.5 घंटे की क्लास हो, बट एक क्लास में आपकी दोनों एनसीईआरटी हो जाएंगी। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक बार ही आपको क्लास देखनी है और साथ ही आपको बुक भी पढ़ लेनी है। और नोट्स आपको ये सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे 1-2 दिन में। अब कल आपकी ये सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएंगी तो पॉलिटी के नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। बाकी एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखना, वहां आपको जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी एनसीईआरटी मिल जाएंगी। ठीक है, और आने वाले टाइम पर अब आपकी एनसीईआरटी लगभग समाप्त हो गई तो अब कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट की जाए और वे भी इसी प्रकार आती रहे जो कि लेंथ क्लास की कम हो और मटेरियल ज्यादा हो। ठीक है, तो चलो एक एक बुक को पहले पढ़ लेते हैं। तो पहले बुक उठा लेते हैं हम अपनी 11th क्लास की जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो कुछ राजनीति के इसमें सिद्धांत बता रखे हैं। ठीक है, तो इसी को पहले पढ़ लेते हैं। तो इसकी पहले विषय सूची देख लेते हैं। और एस्पिरेंट एक बात और, जैसे आपके ये चैप्टर है एनसीईआरटी के, ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये सब आपको एम लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा। जैसे कि क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में तो एकदम पॉइंट वाइज लिखा हुआ है तो एक बार ही पढ़नी इसलिए इंपोर्टेंट होती है। तो पहला चैप्टर आपका राजनीतिक सिद्धांत बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, हमारे काम का नहीं है। सेकंड पढ़ना है स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार और नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्म निरपेक्षता। ठीक है, और आपसे एक बात और, यदि अब तक आपने 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी करी है, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी भी, तो आपको इन सभी चैप्टर के नाम देखकर ही आइडिया हो गया होगा कि इनमें क्या होने वाला है या हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर नहीं करी है या फिर आपने बस एनसीईआरटी के नाम पर एक एक बार रीडिंग कर ली और काम खत्म कर दिया तो आपको हो सकता है ये कुछ समझ में नहीं आए। बट अगर आप ये क्लास देखते हो तो ये सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये सब चैप्टर पढ़ने, और हर साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, या तो आर्टिकल को लेकर आ जाते हैं जैसे समानता का अधिकार, ठीक है, ये सब, राष्ट्रवाद, ओके, और ऐसे ऐसे आपको मेंस में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो चैप्टर 1 तो वो हमें देखना नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। अब हम स्वतंत्रता क्या है। ठीक, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं कि स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम। ठीक है, तो आप अपनी साइड में एनसीईआरटी भी जरूर रखें और मन करे तो नोट्स भी साथ ही साथ बनाएं, या फिर टेलीग्राम पर तो मिल ही जाते हैं, बस वहां से रीडिंग कर ली अपनी, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता क्या, अपने आप से पूछो कि फ्रीडम, एक व्यक्ति को फ्रीडम हो जो वो चाहे वो कर सके। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की फ्रीडम में दखल अंदाजी करो। ठीक है, आपके पास एक ऐसी फ्रीडम हो जो समाज द्वारा मान्य हो और जो कानूनों का पालन करती हो। ठीक है, उसे बोलेंगे स्वतंत्रता। ठीक, तो ये क्या है, तो जैसे कि आपको शिक्षा का अधिकार या जो आप चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई भी आपको रोके नहीं तो उसे बोलते हैं स्वतंत्रता। ठीक है, और अगर देश के, अगर यही बात हम देश के ऊपर लागू करें तो देश में भी ये है कि सभी लोग इसमें समान हो। ठीक है, और जैसे लोकतंत्र जैसी व्यवस्थाएं हो, ठीक है, तानाशाही नहीं हो, तो ये देश के ऊपर लागू हो जाती है। ओके, तो जैसे कि यहां देख लेते हैं, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव की स्वतंत्रता, यानी कि
व्यक्ति पर कोई वो नहीं होना चाहिए दबाव, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा होगा कोरिया देशों में, इनमें ठीक है, इनके जो नेता होते हैं तानाशाह होते हैं। ओके, तो व्यक्ति की आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार होता है इसमें, ठीक है। और बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, ठीक है। यानी कि जो लोग चाहें या अपने आप को डेवलप कर सकें, ठीक है, उन पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं नेल्सन मंडेला, तो आप इन्हें तो जानते ही होंगे। तो इन्होंने इसी फ्रीडम के लिए अपना आंदोलन वगैरह चलाए थे, ठीक है। या फिर महात्मा गांधी को ले लो, उन्होंने भी भारत को आजाद करने के लिए काफी ज्यादा आंदोलन वगैरह किए, ठीक है। तो इनकी एक बुक है वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो ये आप मेंस में लिख के आ सकते हो। अगर स्वतंत्रता वाली बात कहीं आ गई ना, वॉक टू फ्रीडम में क्या है, रंगभेदी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जी थे, इन्होंने रंग भेद का वहां चल रहा था, ठीक है। तो वहां इन्होंने अपना आंदोलन वगैरह करा और वहां सभी को समानता दिलाई, ठीक है। फिर एक है आपका एग्जाम्पल, ये आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मन से कहीं से भी लिख दिए गए हों, ये सब एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, बट यहां थोड़ा यह है कि ये सब शॉर्ट पॉइंट में है, ठीक है। फिर एक आपका सिद्धांत आ जाता है हनी सिद्धांत। ये क्या है, आत्मरक्षा के लिए किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कोई आपको मार रहा है, ठीक है, तो आप अपनी वो तो करोगे ना उस पर, ठीक है, बचाव के लिए कुछ तो करोगे। तो उसी को ही बोलते हैं कि अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी दूसरे की व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग केवल अन्य व्यक्ति को हानि से बचाने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इसमें जैसे कोई मान के चलो कोई सोसाइटी है या फिर कोई किसी व्यक्ति पर दबाव डाल रहा है, ठीक है, तो वो उस चीज में जब भी दखलंदाजी कर सकते हैं यदि वो व्यक्ति समाज के लिए कोई हानिकारक या फिर कुछ ऐसे काम करता है जो समाज के लिए खतरनाक हो, ठीक है। अब फिर स्वतंत्रता के देखो दो प्रकार हैं, यानी कि दो पक्ष हैं इसके स्वतंत्रता के, ठीक है। जब तुम किसी को फ्रीडम दे रहे हो तो दो प्रकार पक्ष तो होंगे उसके, ठीक है। एक है नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। तो पहले सकारात्मक देख लेते हैं। देखो, व्यक्ति के जीवन पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है, जाता लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब जैसे कोई व्यक्ति हो, ठीक है, सकारात्मक तो ये है मतलब एक प्रतिबंध लग जाता है कि मतलब जैसे तुम हत्या नहीं कर सकते या जो भी है, ठीक है, एक प्रतिबंध तो लग गया। फिर दूसरा सकारात्मक, स्वतंत्रता के अनुसार कानून व स्वतंत्रता परस्पर सहयोगी है, ठीक है, उसके लिए कानून भी बिल्कुल सहयोगी है, ठीक है। तो ये सब स्वतंत्रता। और आप इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि अपनी इच्छा से वो शिक्षा या जो भी अधिकार है वो उसको मिल सकते हैं। बट इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है, बाहरी दबाव का अभाव, सरकार का हस्तक्षेप, ठीक है। तो जैसे कुछ और मामले हो जाते हैं जिसमें बाहरी कोई दबाव नहीं रहता, ठीक है, और सरकार का भी किसी किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब जब मतलब उन पे स्वतंत्रता लगा दी गई है, ठीक है, और वो गलत काम कुछ भी कर सकते हैं, व्यक्ति के जीवन जीने की इसमें छूट होती है, ठीक है। हालांकि ये अच्छा भी पॉइंट है, ओके, तो ये आप इनमें जोड़ सकते हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपकी शब्दावली इसी चैप्टर में लिखी हुई है, तो यहां देख सकते हो साइड में, स्वतंत्रता प्रतिबंध स्रोत क्या क्या है, ठीक है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बाहरी नियंत्रण से लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब हमें उसको नियंत्रण करना है तो कुछ ऐसे कानून बना सकते हैं जो रोक सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि क्या है वे, ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेशिकवाद शासन ने लगाए थे, ठीक है, बट लोकतंत्र नहीं, ठीक है। तो मतलब जैसे कि उन्होंने, जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने सब पर करे थे, जैसे कि भारत पर ही मान लो एक कानून में तो उन्हें बांध दिया बट लोकतंत्र नहीं रहा और उन लोगों पर भी अत्याचार करा, ठीक है। फिर है आगे कि प्रतिबंध की जरूरत क्यों, यानी कि वही बात है, मान के चलो कि कानून की जरूरत क्यों।
तो समाज अर्थव्यवस्था गति में पहुंच जाएगा, ठीक है, अगर हम कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा देंगे, ठीक है। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, ठीक है। आगे फिर इसमें एक धर्म अन्य धर्म की स्वतंत्रता को छीन सकता है और धर्म जाति के नाम पर सामुदायिक दंगे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रतिबंध ये सब जरूरी होते हैं, ठीक है। कुछ कानून तो होने चाहिए ना जो लोगों को बांध के रख सके, ठीक है। और देख सकते हो बस इस चैप्टर में आपका यही था, ठीक है, स्वतंत्रता। और बाकी इस चैप्टर में कहानी दे रखी है तो जो कि हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें यूपीएससी के हिसाब से देखना है अपना जो भी हमारे काम का होगा। ओके, और नोट्स ऐसे बनाने हैं जो एक बार पढ़ने बैठो बस सारी चीजें याद आ जाए, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ने बैठे उनका इतने मोटे नोट्स बन गए जो पढ़ने का उनका मन ही नहीं करे, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3। तो समानता क्या है? तो समानता वही है कि सभी चीजें समान हो। जैसे कि अब आप कहोगे सभी चीजें समान भी तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो समानता यही है कि मतलब लोगों को मतलब समान भाव से देखा जाए, ठीक है, उनके साथ कोई भी अत्याचार या भेदभाव की स्थिति नहीं रखी जाए, ठीक है। तो यही समानता है। अब पॉइंट आ जाता है इसमें कि समानता महत्वपूर्ण क्यों है। तो समानता नैतिक आदर्श प्लस राजनीतिक आदर्श है, ठीक है। नैतिक मतलब अपने स्वयं के विचार भी तो होते हैं जब भी तो हम किसी को समान मानेंगे, ठीक है। और ये राजनीतिक भी आदर्श हो सकते हैं आपके। तो नैतिक आदर्श कैसे? जैसे मनुष्य सभी ईश्वर की रचना है तो समान अधिकार सभी मनुष्य को होने चाहिए, ठीक है। राजनीतिक आदर्श क्या है कि विभिन्न राष्ट्रीय रंग धर्म नस्ल एक्सेट्रा के आधार पर अलग अलग समझा जाता है, ठीक है, तो सभी समान माने जाएं। ओके, फिर इसमें पॉइंट कि समानता क्या है। जन्म धर्म नस्ल जाति लिंग के आधार पर असमानता, ठीक है, नहीं करना, ठीक है, उसे बोलते हैं समानता, ठीक है। ओके, और आगे फिर साझी मानवता है इसलिए बराबर है, ठीक है, यानी कि सभी मानव है ना तो इसलिए सभी को बराबर भी रहना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा व्यवहार हो, ठीक है। समाज परिस्थितियों सभी समान व्यवहार नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें कहने का क्या मतलब है, अब आपने मान के चलो समानता देख ली, ठीक है। अब आप कह रहे होगे कि उनके मान के चलो उनके विवेक के आधार पर या उनके कौशल के आधार पर तो भेदभाव होगा, ठीक है, तो वो एक भेदभाव नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो वो उनका कार्य करना या फिर उनकी पहचान अलग अलग हो सकती है, जैसे कि कोई राष्ट्रपति है तो कोई पीएम है, ठीक है, तो ये सब उनकी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है, बट वो भेदभाव नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। आप फिर देख लेते हैं समानता में कुछ पॉइंट क्या क्या हमारे। एक है अवसरों की समानता, तो ये आप देख सकते हो उसमें सभी मनुष्य अपनी दक्षता या स्किल योग्यता विकसित करके लक्ष्य प्राप्त करें, ठीक है। ये केवल प्राथमिकताओं का ही अंतर हो सकता है, ठीक है। मतलब जैसे सभी मनुष्य को स्किलफुल बना दिया गया, ठीक है, उन्हें एजुकेट हो गया, तो उसमें कुछ प्राथमिक अंतर आ जाएंगे, जैसे कि कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई आईएएस, कोई टीचर, कोई कुछ, ठीक है। बट मानव के नाते वैसे उन्हें समान माना जाना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे कि इसमें ही आ जाता है प्राकृतिक व सामाजिक असमानताएं क्या है। तो प्राकृतिक असमानताएं क्षमता चयन का अंतर होती है, ठीक है, विशेषताओं व योग्यताओं का परिणाम होती है और असमानता को नहीं बदला जा सकता, ठीक है। तो मतलब कुछ प्राकृतिक में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि असमानता में ही रह सकती हैं, ठीक है, उन्हें समान नहीं बनाया जा सकता। और फिर सामाजिक में देख से जैसे कि सामाजिक असमानता एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शोषण करना, ये सब होता है। एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, जैसे कि बौद्धिक व शारीरिक कार्य में असमानता, मजदूर का कार्य, ये सब वंश रंग जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। अब ये कुछ पॉइंट दे रखा है, नोट पॉइंट। जब कोई असमानता लंबे समय तक चली आ रही है तो वो प्राकृतिक असमानता मान ली जाती है, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब समझना, जब भारत में ये सब जाति या वंश के आधार पर असमानताएं थी ना, अब तो हालांकि है नहीं, क्योंकि लोग सभी पढ़ने लगे, एजुकेट होने लगे, उन्हें पता चलने लगा कि आखिर इन सब चीजों में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पहले क्या होता था
कि जो भी ऊंची कास्ट के लोग थे तो वो दलित लोगों को दबाते थे, ठीक है। और तो क्या हो गया कि दलित की भी पीढ़ी ना वो सोचने लगी कि हमारा जन्म केवल हाई कास्ट लोगों की सेवा करने के लिए ही होता है, ठीक है। उन्होंने पहले ही अपने आप को वो स्वीकार कर लिया, और जब उन्होंने वो चीज स्वीकार कर ली तो सोसाइटी में तो ये चीज बनी जाती है ना, तो इसलिए वो प्रथा आगे चलती रही। हालांकि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जब संविधान लागू हुआ, तो फिर से हमारे देश में सभी में एक समानता आ गई, और अब ऐसा ज्यादातर कहीं नहीं होता क्योंकि सभी लोग एजुकेट होने लगे। आगे फिर समानता के 3 आयाम है, ठीक है। क्या क्या है? राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, ठीक है। तो राजनीतिक में जो नागरिक के विकास व राज्य में हिस्सेदारी को सक्षम बना दे, ठीक है, उसे राजनीतिक, ठीक है। और इसमें क्या क्या है? जैसे कि समान नागरिक, वोट देने का अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास की आस्था, ठीक है। तो ये सब आ जाते हैं राजनीति में, ठीक। फिर है सामाजिक। सामाजिक में मतलब कानूनी अधिकार देना लोगों को, साधन व अवसर की समानता, पर्याप्त सुविधा, सुरक्षा, शिक्षा, भोजन, ये सब देना, ठीक है। ओके। और यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि जो सामाजिक समानता है, जैसे औरत को संपत्ति अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। और जो कि अब ये कानून बन गया था, तो बेटी भी अपने हिस्से की जमीन जायदाद मांग सकती है, ठीक है। फिर आर्थिक समानता, तो जिसमें व्यक्ति और वर्गों के बीच धन दौलत में भिन्नता हो, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि कोई भाई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, तो अब ये तो कह नहीं सकते नहीं सभी लोग समान हो जाओ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 महीने के कमाता है या कोई 10 लाख, तो ऐसा तो है नहीं छीन के छोटे को दे देंगे, ठीक है। तो उसमें असमानता हो सकती है, बट जो मानव राइट है उनमें समानता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे अब इसमें पॉइंट दे रखे, हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, तो ये पॉइंट भी देख लेते हैं हम। तो औपचारिक रूप से बढ़ावा आर्टिकल 40 से लेकर 50 लॉ, कानून द्वारा, ठीक है। तो मतलब ये तरीका बढ़िया है, कानून बना दो जिससे लोग समझेंगे, ठीक है। हालांकि भारत में ये तो है कि संविधान ज्यादातर पढ़ते नहीं और लोगों को आज भी इन कानून के बारे में नहीं पता होता। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि विवेदक वर्ताव द्वारा, ठीक है। तो मतलब इसमें लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाए कि जो कि भेदभाव को दर्शाए, तो अपने आप ही लोग समान हो जाएंगे, ठीक है। फिर सकारात्मक कार्रवाई के द्वारा क्या है कि किसी वर्ग को लंबे समय तक अवसरों से वंचित किया गया है तो उसे समान किया जाए, जैसे कि आरक्षण द्वारा। तो ये सब इसमें आ जाते हैं, ओके। अब आ जाता है हमारा 4th चैप्टर, जिसका नाम है सामाजिक न्याय, ठीक है। तो सामाजिक न्याय क्या है, जो कि आपका मेंस से भी जुड़ा हुआ है चैप्टर। तो पहले देखो आप न्याय क्या है। तो प्राचीन भारतीय समाज जो कि धर्म प्लस न्याय इन सब में मानता था, ठीक है। तो राजा का प्राथमिक कर्तव्य होता था कि एक तो वो उनको न्याय करे, ठीक है। तो मतलब राजा ही सब कुछ हो जाता और होता था, और ज्यादातर राजा ही न्याय करता था, ठीक है, उस व्यवस्था में, ठीक है। बट जैसे ही अपना लोकतंत्र आ गया तो इसमें अपना जैसे कि कार्यपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है, और जो न्यायपालिका है वो अलग होती है, ठीक है। न्याय का क्या है, ठीक है। अगर देखो न्याय भी तो 2 प्रकार से होता है ना, कि मान के चलो कोई व्यक्ति है या फिर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने, ए नाम के व्यक्ति ने कोई सही काम किया है, ठीक है। तो ये भी तो कहेगा कि अब मुझे भी तो न्याय दो, बाकी लोगों से मैं डिफरेंस कैसे लगूंगा और लोगों से, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है। तो इसे हम पुरस्कार देकर न्याय कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि बाकी लोगों से अच्छा है, ठीक है। और बे नाम के व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया है, तो भाई न्याय तो फिर इसे भी मिलना चाहिए। तो इसने क्योंकि गलत काम किया है तो इसे हम दंड देकर, ठीक है, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि न्याय गलत अगर है तो दंड दिया जाता है, और अच्छा है तो पुरस्कार, ठीक है। और फिर एक आपका यहाँ तर्क दिया है कि प्लेटो के अनुसार, ठीक है, हर आदमी अन्याय हो जाएगा तो समाज में कोई भी सुरक्षित
नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट आप मेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर इमैनुअल कांट का भी तर्क है इसमें कि हर मनुष्य की गरिमा होती है, सभी को विकास का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपको इथिक्स में बहुत पॉइंट पढ़ने को मिलते हैं, और अगर जीएस में यूज करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर सामाजिक न्याय, कि जहां व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवसर पर समानता हो। ठीक है, उसे ही बोलते हैं हम सामाजिक न्याय। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है पॉइंट देख लो आप। पहला पॉइंट है कि समाज लोगों के प्रति समान बर्ताव करे। ठीक है, साथ जैसे समान व्यवहार करे, जाति, लिंग, ये सब कोई भी भेदभाव नहीं करे। ठीक है, ओके, तो मतलब किसी में भी भेदभाव ये सब नहीं हो। ठीक है, फिर दूसरा है समानुपाती न्याय, जैसे कि गुणवत्ता व प्रयास के अनुसार लाभ मिले। ठीक है, तो मतलब जैसे कि किसी की कौशल या स्किल अच्छी है तो उसको इसी प्रकार से कार्य मिले। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम समानुपातिक न्याय। ठीक है, फिर है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, जैसे कि परिश्रमिक या कर्तव्य लोग की विशेष जरूरतों का इसमें ख्याल रखा जाए, जिसमें बुनियादी अधिकार व समानता, समान व्यवहार जो कुछ संदर्भ में समान नहीं हो, विशेष व्यवहार किया जाए, जैसे कि शिक्षा सुविधा का अवसर। फिर है न्यायपूर्ण बंटवारा। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है हमें, तो कानून व नीतियों सभी लोगों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। न्यायपूर्ण वितरण, जिसमें जैसे व्यक्ति, समूह, राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं को भी बांटना चाहिए। ठीक है, इन तीनों में। ठीक है, फिर है समाज में गंभीर असमानता, सरकार के द्वारा कानून बनाएं, जो कानून बना सकते हैं, जो कि हमारे संविधान में है भी, जैसे जाति व्यवस्था, तो आर्टिकल 70 में छुआछूत का अंत हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल 18 जिसमें उपाधियों का अंत हुआ है, नाम के आगे उसमें कोई भी उपाधि अपनी जाति का नहीं लगा सकता। ठीक है, फिर है सामाजिक न्याय का अनुसरण, तो एक एक पॉइंट देख लेते हैं इसमें। समाज के विभाजन, धनी वंचित वर्ग में सामाजिक न्याय का अभाव, न्याय के लिए जीवन स्तर की बराबरी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसमें यही है कि अगर जीवन के स्तर पर देखा जाए ना न्याय, तो जरूरी नहीं है सबका बराबर हो तभी न्याय हो। ठीक है, सभी लोगों का जीवन अपने अपने अनुसार ही होता है। ठीक है, और एस्पेक्ट हो सकता है आपको इन चैप्टरों में बोरियत आ रही होगी, तो थोड़ा इन किताबों में ना थोड़ा थ्योरिकल है, और आपको पता है मेंस में ऐसा ही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मेंस में ये नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति की आयु कब तक होती है, ठीक है, कार्यकाल में रहने के लिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो हैबिट आपको अब डालनी पड़ेगी। फिर है दूसरा, असमानता के लिए खाई का गहरा होना, वंचित तबके के पास जीवन अवसर ना होना। ठीक है, न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं नहीं होती। ठीक है, तो ये सब सरकार ये सब करवा सकती है इसमें। ठीक, फिर आ जाता है इसमें कि राज्य वंचित तबकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए तो न्याय है। ठीक है, तो ये सरकार के हाथ में तो होता है, जैसे भीमराव अंबेडकर का कोटेशन है इसमें, न्यायपूर्ण वह समाज है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना व घटती हुई अपमान भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण कर सके। ठीक है, फिर है इसमें आपका मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, इसमें वो बात की गई है कि जैसे कि जो अपना अगर बाजार में भी अगर राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो तो फिर वो कैसे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं पॉइंट। मुक्त बाजार प्रणाली समर्थन क्या है, संपत्ति मूल्य, मजदूरी, मुनाफा, अनुबंध व समझौता में शामिल होने। ठीक है, फिर दूसरा इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप न हो, लाभ व कर्तव्य का वितरण सुनिश्चित होगा। ठीक है, योग्य को लाभ मिलेगा, यही है इसमें। ठीक है, कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी हो। ठीक है, राज्य का इस चीज में हस्तक्षेप हो। ठीक है, और राज्य का इस चीज में भी हस्तक्षेप हो कि वो लोगों को सही वस्तुएं दें। ठीक है, बाजार प्रणाली, ज्यादा गुणवत्ता, कीमत ज्यादा
गरीबों के पास विकल्प ज्यादा हो। ठीक है, तो राज्य को इस चीज में हस्तक्षेप करना चाहिए। फिर है अधिकार क्या है, तो ये वही वाली बात आ जाती है फ्रीडम जैसी, फ्रीडम और अधिकार में अंतर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अधिकार क्या है। तो आप ही बताओ कि अधिकार क्या होते हैं। जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, ठीक है, हमें जीवन जीने का अधिकार हो गया, ठीक है, हमारे पर्सनल व्यक्तित्व का अधिकार। ठीक है, तो देख लेते हैं अधिकार क्या है। दावे औचित्य सिद्ध दावे। ठीक है, तो मतलब ऐसे दावे हों जो मतलब सही हो वास्तव में। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि आप किसी से भी कहने लगोगे कि हमें किसी को मारना अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो अपना अधिकार थोड़ी है। तो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, और ये दावे समाज द्वारा वैध रूप से स्वीकार किए जाएं और साथ ही कानून के दायरे में ये सब होने चाहिए। ठीक है, फिर ये बुनियादी अधिकार जो प्रतिभा व व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, अधिकार। ठीक है, अब पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था तो लोगों के, जब संविधान नहीं था तो लोगों के अपने कोई किसी के अधिकार थे भी नहीं, इसलिए एक दूसरे का शोषण होता रहता था। बट अब सभी के अधिकार हैं। हालांकि ये बात एक अलग है कि हमारे देश में संविधान को इतना कोई नहीं जानता। तो अगर आप किसी से भी पूछने लगोगे कि हमारे अधिकार क्या हैं, हकीकत में उन्हें अपने अधिकार नहीं पता होता। फिर देखते हैं अब हम अधिकार कहां से आते हैं। तो 17 से लेकर 18वीं शताब्दी में माना जाता था कि अधिकार प्राकृतिक ने दिए हैं तो कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। ठीक है, तो अब आप एक इसमें एक पॉइंट और देखो क्या होता था कि जब आपको अभी कुछ देर पहले बताया था हाई कास्ट और लो कास्ट वाला मैटर, तो उसमें हाई कास्ट वाले शायद लोग सोचते होंगे कि हमारा अधिकार है और हमें प्राकृतिक ने दिया है, हमारे पूर्वज ऐसी अत्याचार करते आए थे तो हमें भी करना है। ठीक है, और यही सोच के चलो अब लोअर कास्ट पर उस टाइम की, तो वे भी सोचते होंगे कि भाई हम पर शुरू से ही शोषण हुआ है, हो सकता है हमारा जन्म ही इसलिए हुआ हो कि शोषण होता रहे। ठीक है, तो ये प्राकृतिक चीजें मानी जाती हैं। ठीक है, फिर होते हैं मानवाधिकार जो यूएन घोषणा पत्र के द्वारा, जिसमें गरिमा, आत्मसम्मान के लिए आवश्यकता हेतु। ठीक है, फिर है सार्वभौमिक मानव अधिकार। ठीक है, तो ये कानूनों द्वारा होते हैं। ठीक है, जो समान अवसर व अधिकारों से प्राप्त करें, जैसे कि दास प्रथा। ठीक है, तो मतलब जब उनके बीच में कानून आ जाएगा जो कि प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जैसे कि दास प्रथा, तो वो तो सब फिर अलग होगी। ठीक है, और इसे ही बोलते हैं मानव अधिकार। ठीक है, क्योंकि भाई मानव का अधिकार है, वो किसी का दास थोड़ी है। ठीक है, फिर है हमारा कानूनी अधिकार और राज सत्ता। और इसमें एक बात और है, यदि आपने ये मिडाइवल हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि जो दास होते थे, तो ऐसा नहीं है केवल हमारे भारत में थे, तो ये हर जगह होते थे। आपको याद होगा जब ये दिल्ली सल्तनत, ये बाबर वगैरह आए थे तो अपने दास वगैरह लेकर आए थे, जो इल्तुतमिश ये सब थे। ठीक है, आगे उन्होंने शासन किया, तो दास हर जगह होते थे। ठीक है, तो इसका मतलब भेदभाव हर जगह ही होता था उस टाइम पर, ऐसा नहीं था कि केवल भारत में ही होता था। फिर आगे अब हम देख लेते हैं कानूनी अधिकार और राज सत्ता। तो मानव अधिकारों के लिए नैतिक अपील सफलता निर्भर, तो जो सरकार व कानून पर। ठीक है, मतलब वो मानव के अधिकार बनेंगे। ठीक है, तो वो सरकार और कुछ कानून के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, और यदि उन मानव अधिकारों का हनन हो तो सरकार को आगे आना चाहिए उसमें। ठीक है, और यदि वहां भी अपना न्याय नहीं होता है तो फिर हमारी न्यायपालिका है जो कि उस व्यक्ति के साथ न्याय करेगा। ठीक है, तो संविधान में अधिकार को शामिल किया गया, ऐसे कानून बनेंगे जो संविधान की रक्षा करेंगे। ठीक है, अस्पष्टता, रीति रिवाज का अंत कर दिया गया। ठीक है, संविधान ने प्रतिबंध लगा दिया, आर्टिकल 17। ठीक है, तो आर्टिकल 17 के अनुसार आप ये छुआछूत ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, और मान के चलो कोई किसी के साथ छुआछूत ये सब करता है और अगर वो उसके खिलाफ आर्टिकल 17 के उल्लंघन के खिलाफ केस कर देता है तो उसको सजा हो सकती है। ठीक है, फिर है अधिकारों के प्रकार। तो क्या क्या है इसमें,
राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र क्यों जरूरी है, ठीक है। और दूसरा है फिर आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था सांस्कृतिक सुरक्षा अधिकार भी देता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं हम। राज्य व्यक्ति के बीच नागरिक संबंध है जिसमें क्या है, राजनीतिक अधिकार है राज्य के और नागरिक के बीच। पहली बात एस्पेंट ये, और ये जो राज्य है ना यहाँ, तो यहाँ ये रूल वाला राज्य है, ठीक है। वो मत सोच लेना ये जो राज्य होते हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र है, तो जिसमें क्या है एग्जांपल राइट टू वोट, यानी कि व्यक्ति और सरकार का दोनों का कनेक्शन है, और वो कनेक्शन क्या है, वोट से, ठीक है। तो कानून के सामने बराबर व राज्य के निर्माण में भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी के लिए बुनियादी अधिकार हो, जैसे कि आवास, भोजन, कपड़ा, शिक्षा, ये सब सरकारी तो देगी। फिर आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाएं सांस्कृतिक सुरक्षा अधिकार भी देता है, जैसे अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अवसर, भाषा को प्रचारित करना, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो ये गवर्नमेंट अपने स्कूल होते हैं, जो भी राज्य के स्कूल होते हैं, तो यहाँ सबको छूट होती है कि वो अपनी मातृभाषा में अपने राज्य की शिक्षा रख सकते हैं। जैसे कि आपने कोई असम का स्कूल देखा होगा गवर्नमेंट, तो वहां असमी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अधिकार व जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। तो अधिकार ना केवल राज्य की बल्कि सभी की जिम्मेदारी है, जैसे टिकाऊ पर्यावरण, साफ सफाई रखे, ठीक है, शिक्षा, ये सब ये जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तो ये अपने आप जोड़ दिया करो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो याद कर लो, बस हर जगह जोड़नी होती है, ठीक है। और अन्य लोगों के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। टकराव की स्थिति में अपने अधिकारों को सीमित कर लेना, ठीक है। नागरिक को अपने अधिकार पर प्रतिबंध के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है, या फिर जागरूक होना चाहिए, ठीक है। आखिर उस पर क्या क्या प्रतिबंध होते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 6 आ जाता है नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये नागरिकता क्या होती है, तो नागरिकता एक ऐसी पहचान जो उस व्यक्ति के रहन सहन के बारे में बताती है, या फिर उस व्यक्ति की पर्सनल पहचान कि वो व्यक्ति कहाँ का है, ठीक है, या कहाँ का नागरिक है, ठीक है। तो इसे ही देख लेते हैं। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, ठीक है। तो मतलब भारत में आपकी नागरिकता एक ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में रहते हो तो उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता होगी, देश के लिए अलग होगी, तो पूरे देश में एक ही मानी जाती है, ठीक है। फिर है नागरिकता, तो किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण व समान सदस्यता, ठीक है। सामूहिक पहचान, भारतीय, जर्मनी एक्सेट्रा, यानी कि ऐसी जब तो पहचानेंगे हम नागरिकता से कि वो भारतीय है, जर्मन का है। राजनीतिक पहचान व अधिकार, सुरक्षा, बुनियादी अधिकार और सहयोग, ठीक है, उससे मिलेंगे। फिर समान अधिकार, परंतु शहरी गरीब की झोपड़पट्टी में रह रहे हो, ठीक है। तो जिसमें जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, ये सब, तो ये सभी सरकार के हैं कार्य जो कि करने चाहिए, ठीक है। सभी को समान अधिकार इसमें देना मिलना चाहिए, ठीक है। और आगे इसमें पॉइंट है कि राज्य सत्ता सभी को बुनियादी अधिकार व न्यूनतम जीवन की गारंटी दे, ठीक है, जिसमें राशन कार्ड, ठीक है, जो भी गरीब हैं उन्हें, मतलब सरकार का दायित्व है कि अपने देश में कोई भी भूखा नहीं मरे, ठीक है। इसलिए तो हमें सरकार को चुना है। और इसमें एक बात और, आपने गांव शहर में कहीं भी देखा होगा, तो जो भी हमारे राजनेता कार्य करते हैं, देखो अगर गवर्नमेंट अच्छा कार्य करे तो हमें गवर्नमेंट को मोटिवेट करना ही अच्छी बात है। बट कोई गवर्नमेंट कार्य करे, ठीक है, कहने का मतलब हमें खुश करने के लिए करे, केवल हमें खुश करने के लिए, तो हमें इतनी गवर्नमेंट की वाहवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का काम ही इसलिए कि वो करे, ठीक है। हमने गवर्नमेंट को वोट इसलिए दिए हैं कि वो कार्य करे, ठीक है, बल्कि वो हम पर कोई एहसान नहीं करते जो कि हम इतनी वाहवाही करते रहते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक मोटिवेशन गवर्नमेंट को जरूर देना चाहिए हमें भी, ठीक है। ओके, फिर है नागरिक और राष्ट्रीय, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है कि विभिन्न धर्मों, भाषा, सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को शामिल ये करता है, ठीक है। राष्ट्र की सीमा, संस्कृति, इतिहास,
ठीक है, राष्ट्रीय भाषा, अवसर ये सब देता है। ठीक है, तो फ्रांस में देख लेते हैं एक पॉइंट कि धर्मनिरपेक्ष प्लस समावेशी सभी लोगों को शामिल किया, जैसे सांस्कृतिक, भाषा और राष्ट्रीय पहचान दी। ठीक है, नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है राष्ट्रवाद। ठीक है, तो राष्ट्रवाद क्या है? पहला पॉइंट, अगर आम राय देखें तो क्या मतलब है? वही देशभक्ति भावना। ठीक है, बस नारे लगा दो। ठीक है, तो आम राय में तो यही होता है कि राष्ट्र भावना है या फिर राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रीय ध्वज, देश के लिए बलिदान, तो यही है। ठीक है, अगर हम और पॉइंट में देख लें तो पिछले 2 दशक राजनीतिक सिद्धांत बना कि जनता को जोड़ना, तोड़ना, विभाजन, अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाना। ठीक है, और साम्राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या, 19वीं सदी में यूरोप छोटे छोटे राष्ट्रों के रूप में विभाजित था, फिर एकीकरण। ठीक है, और ब्रिटिश साम्राज्य पतन के कारण राष्ट्रवादी था। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब लोग सभी एकजुट हो जाएं और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। ठीक है, उसमें फिर उसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, और उस राष्ट्र के लोग अपने, उनको कभी भी शिक्षा या फिर भोजन, ठीक है, उनके अधिकारों का हनन नहीं हो। ठीक है, तो कहने का मतलब उस राष्ट्र के लोग सभी खुश हो और अपने देश के प्रति समर्पित हो, तो ये सभी राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट इसमें आते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में एस्पेंट थोड़ी कहानी सी ज्यादा थी, काम के पॉइंट यही थे, तो जो आपको लगे तो नोट कर लेना, हालांकि अगर देखा जाए तो इंपोर्टेंट इतना ही था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, धर्मनिरपेक्ष क्या है। तो धर्मनिरपेक्ष क्या है कि किसी भी देश में या फिर किसी भी व्यक्ति के आधार पर ले सकते हैं जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करे। ठीक है, अब देखो धर्म क्या होता है, इस पर ये बात समझना। एक धर्म होता है जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो रिलीजन। ठीक है, एक धर्म होता है कि जैसे मान के चलो अब हम स्टूडेंट हैं, तो हम स्टूडेंट का जो भी है हम पढ़ते हैं, जो भी है, ठीक है, एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वो हमारा धर्म है अपना। ठीक है, तो आपने ये महाभारत वगैरह तो देखी होगी, उसमें धर्म का मतलब ये नहीं मानते थे कि हिंदू मुस्लिम ये सब, धर्म का मतलब एक तरीके से कर्तव्य है। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हमारा धर्म क्या है, समय पढ़ना। ठीक है, और अपना एग्जाम वगैरह देना। ठीक है, तो कोई बिजनेसमैन या कोई फिर लेबर या कर्मचारी, उसका धर्म क्या है, अपना कार्य करना। ठीक है, तो एक धर्म ये होता है और दूसरा धर्म रिलीजन। ठीक है, दूसरा धर्म तो जैसे कि हिंदू मुस्लिम ये वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ कौन सी बात चल रही है, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, कि जैसे कि मान के तुम उस धर्म के हो तो उस आधार पर हम तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी है, तो यहाँ देख लेते हैं अब, धर्म के आधार पर भेदभाव न करना। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्या है, जो धार्मिक अधिकारों से वंचित अल्पसंख्यक को रखा गया है। ठीक है, तो मतलब जो कि अल्पसंख्यक हैं उनको धार्मिक अधिकार नहीं दिए जाते। ठीक है, आगे इसमें पॉइंट दे रखा है कि धर्मनिरपेक्षता, उसमें आगे पॉइंट है ये कि धर्मों के बीच वर्चस्व क्या है, तो अंतर धार्मिक वर्चस्व को रोकना। 1984 में दिल्ली के सिख दंगे, जो कि गुजरात 2002 में मुस्लिम दंगे हुए थे यहाँ। ठीक है, कश्मीर पंडितों की हत्या और किसी एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक उत्पीड़न, ये सब इसी में ही आ जाता है। ठीक है, फिर धर्म के अंदर वर्चस्व क्या है, तो धार्मिक वर्चस्व को रोकना। ठीक है, दोनों तरह के अंतर को रोकना, जिसमें स्त्री पुरुष को समान माना जाए। ठीक है, उसमें कोई धर्म ये सब नहीं हो। ठीक है, दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से नहीं रोका जाए। ठीक है, और फिर आगे इसमें पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, तो फिर से वही वाली बात, ये वो वाला राज्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश को धर्मनिरपेक्ष अलग बनाओ, बिहार को अलग बनाओ, ये वो नहीं है। राज्य का मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मतलब पूरा देश। ठीक है, तो यहाँ हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, तो धर्मनिरपेक्ष गवर्नमेंट, तो एक ऐसी गवर्नमेंट जो किसी भी व्यक्ति
के साथ धर्म देखकर उसके साथ उसके अधिकारों से उसे वंचित ना करे। ठीक है, तो जागरूकता व शिक्षा, पारस्परिक सहायता, पूर्वाग्रह को कम करने का प्रयास। ठीक है, राज्यों के हाथों में सार्वजनिक शक्ति हो, अंतर धार्मिक समुदायों के बीच टकराव ना हो, धार्मिक वर्चस्व कैसे रोका जाए और राज्य सत्ता की धर्म के प्रमुख द्वारा संचालित हो। ठीक है, तो धर्म तंत्र होगा। ओके, तो कहने का मतलब बस यही है इन पॉइंट का कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। ओके, फिर है धर्म निरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है। तो यूरोप ने क्या अपना मॉडल अपनाया। यूरोप ना तो धर्म तांत्रिक है और ना ही धर्म की स्थापना करता है। धर्म व राज्य सत्ता के बीच संबंध निषेध है। ठीक है, तो यूरोप में क्या होता है, धर्म और गवर्नमेंट के बीच कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, अगर हालांकि देखा जाए ना, संबंध एक जरूरी होना चाहिए। मान के चलो कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर किसी को दबाता है तो कानून लॉ को बीच में आना चाहिए उसमें। ठीक है, फिर धर्म राज्य सत्ता में दखल नहीं कर सकता, राज्य धर्म के मामलों में दखल नहीं कर सकता। ठीक है, तो दोनों तरीके से अलग है और हालांकि देखोगे भारत में विपरीत है। फिर आगे इसमें पॉइंट कि यदि कोई धर्म किसी के साथ अत्याचार करेगा तो धर्म उस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये यूरोप का मॉडल था। बट भारत का मॉडल क्या था, सारी चीजें सेम थी, बट भारत के लॉ में क्या थी कि कानून भारत के धर्मों में तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा तब तक वो किसी के साथ भेदभाव या उसके साथ गलत नहीं करें। जैसे कि मान के चलो आपने ये देखा होगा कि सिख लोगों को हेलमेट पहनना आवश्यक नहीं होता क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहनी होती है, उनका ये धर्म है। ठीक है, पगड़ी उनकी पहचान है। ठीक है, तो इसलिए कानून उन्हें छूट देता है। बट कोई यदि वो व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी अन्य के साथ गलत करते हैं तो भारतीय कानून या भारतीय संविधान व्यक्ति के साथ जरूर खड़ा होगा जिसके साथ अपराध हुआ है। ठीक है, तो ये भारत का मॉडल था। ठीक है, तो आप मेंस में लिख सकते हो एक तरफ यूरोप का मॉडल, दूसरी तरफ भारत का। ठीक है, तो अच्छे अपने नंबर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही आपकी बुक समाप्त हो जाती है। अब हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें 8 चैप्टर हमने देख लिए। अब एस्पिरेंट अपनी हम दूसरी बुक स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की, जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसकी भी हम विषय सूची देख लेते हैं जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये संविधान, ठीक है, सब भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, ये सब देखना है। तो संघवाद, स्थानीय शासन। ठीक है, और ये सभी हमें इसमें चैप्टर अपने देखने हैं, तो इसे भी अपना हम देख लेते हैं और कल हम 12th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर आ जाता है आपका संविधान क्यों और कैसे, यानी कि पहली बात संविधान क्या है वो देखना है, संविधान क्यों चाहिए वो, और संविधान कैसे बना ये सब इसमें देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि संविधान क्या है। तो देखते हैं, संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाएगी इससे संबंधित नियम, लॉ होते हैं। ठीक है, तो मतलब देखो पहली बात ये आती है कि संविधान होना जरूरी है, तो बिल्कुल होना चाहिए। आपने देखा था जब भारत में संविधान नहीं था तो बहुत सारी दिक्कत थी। अब इसमें दूसरी बात आ जाती है कि संविधान लिखित या अलिखित कौन सा ठीक है, तो उसमें संविधान लिखित ठीक है। ठीक है, क्यों लिखित ठीक है, क्योंकि अगर देखो चीजें लिखी होंगी तो बातों से हम पलट नहीं सकते। जैसे कि भारत में लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो ये बात लिखी हुई है तो सब मान सकते हैं कि हाँ भाई ये है। और अगर ये अलिखित होगा तो नहीं मानेंगे कुछ लोग। ठीक है, तो एक बात ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यही। ठीक है, तो अब ये बात तो समझिए, संविधान एक किताब होती है, या फिर लिखी भी हो या अलिखित हो, बस उसमें एक चीज होती है कि देश अपना कैसे चलाया जाए, जिसमें क्या क्या होगा, आम लोगों की शिक्षा, जो भी जरूरत होंगी उन्हें वो मिल सके। ठीक है, उसे ही संविधान कहते हैं। अब फिर संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो समाज में भरोसा दिलाता है संविधान। ठीक है, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टता होती है संविधान से। ठीक है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, यानी कि
गवर्नमेंट तानाशाह ना हो सके, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, राष्ट्रों की बुनियादी पहचान, ठीक है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। ठीक है, अब हमारे पास संविधान है, जब तो हम सभी अपनी कानूनी व्यवस्था, न्यायपालिका उसके जरिए ही तो चलती हैं, और ये पार्लियामेंट भी एक संविधान के उससे ही तो चलती है। संविधान में सब लिखा होता है कि कोई अगर कानून पास होगा तो वो कैसे पास होगा। अगर मान के चलो यही संविधान नहीं होता तो देश का पीएम कोई भी चलता फिरता बन जाता, जो ज्यादा ताकतवर होता वही देश का पीएम होता, और कानून बनाना होता तो सेकंडों में कानून बनता, यानी कि बिल्कुल राजाओं वाला हिसाब होता। ठीक है, तो फिर आ जाता है इसमें संविधान की सत्ता। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें देख लेते हैं हम, 3 पॉइंट है इसमें। तो संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है? तो संविधान लोकप्रिय नेता द्वारा बनाया जाए। ठीक है, पहली बात हो रही है कि संविधान को लोगों के द्वारा कैसे लाएं, क्योंकि उन्हें भी तो स्वीकार करने में या उन्हें भरोसा आने में उनमें टाइम होगा। ऐसे ही मान के चलो कोई कानून आता है सरकार के द्वारा, तो पहले लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बट बाद में उन्हें अच्छा लगता है तो लोग मान भी जाते हैं। तो ऐसे ही ये हमारा संविधान हमारे प्रिय नेताओं ने सभी ने मिलकर बनाया, तो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। ठीक है, तो सभी लोग को साथ लेकर चलने की गारंटी संविधान में हो, समानता, ठीक, स्वतंत्रता, भागीदारी इसमें हो। ठीक है, विश्व के सार्वजनिक सफल संविधान जिसमें जैसे भारत, अफ्रीका, अमेरिका का है। ठीक है, तो ये जो कि सफल हो चुका है। ठीक है, फिर है संविधान में मौलिक प्रावधान भी हो। ठीक है, प्रावधान भी हो, जैसे व्यक्ति द्वारा संविधान का आदर, ठीक, सभी को समान अधिकार दिए जाएं। फिर है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा हो, जैसे संविधान को असफल करने के लिए जनताओं की आवश्यकता नहीं बल्कि छोटे या समूह इसे असफल कर देगा। जिसमें एग्जाम्पल जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, यदि इन तीनों में किसी को भी शक्ति दे दी तो संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि एक को अगर शक्ति दे दी ना तो ये तुरंत संविधान में परिवर्तन कर देंगे, बट इस संविधान में नहीं होता। ठीक है, तो संविधान हमारा एक ऐसा बना है जो कि लचीले प्रकार का है, यानी कि लचीला भी और कठोर भी। लचीला ऐसा तुम परिवर्तन कर सकते हो, कुछ भी इसमें संशोधन कर सकते हो, बट इसकी मूल अवस्था को नहीं छेड़ सकते। ठीक है, यदि ऐसा होता कि संविधान की मूल ढांचे को कोई छेड़ सकता तो आप समझ रहे हो तुरंत ही जैसे बड़े बड़े पद हो गए या जो भी होते उन्हें हटा देता और अपने हिसाब से चलता। ठीक है, तो संविधान को लोगों ने सोच समझकर इसी प्रकार बनाया गया है। तो भारतीय संविधान कैसे बना, तो ये पॉइंटों में लिखा हुआ है। और एस्टूडेंट अब तक आपने एक बुक पढ़ ली, लगभग 30-40 मिनट में जो भी पढ़ ली हो, आपने कहीं और देखा होगा कि उन बुक को ही पढ़ाने में 6-6 घंटे की क्लासेस लगा देते हैं, और ये दोनों बुक देखेंगे तो लगभग 22-23 घंटे की क्लास में ही कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, बट यहाँ केवल आपको 1 से 1.5 घंटे में दोनों बुक कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इससे ज्यादा आपको और बेनिफिट क्या चाहिए। इसके साथ ही आपको देखो साथ ही नोट्स मिले, और नोट्स बनाने का तरीका भी आपको आ गया। ठीक है, आपको किसी पर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार प्लेलिस्ट में देखना, सभी क्लासेस आपकी ऐसी हुई हैं पहले भी। तो चलो आगे देख लेते हैं। तो इसमें हम समझ रहे थे भारतीय संविधान कैसे बना। तो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई संविधान के लिए। ठीक है, तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुआ। 1935 में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। ठीक है, फिर इसमें फिर आए सीटों के 3 प्रमुख समुदाय, जिसमें मुसलमान, ठीक है, सिख और सामान्य वर्ग तीनों इसमें शामिल थे, जो कि बाद में ये नहीं कह सके कि हमें इसमें नहीं रखा गया। ठीक है, संविधान सभा का स्वरूप क्या क्या था। तो पाकिस्तान के विभाजन के बाद सदस्य की संख्या 299, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 में 284 सदस्य ने ही हस्ताक्षर किए, और 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया। हालांकि इन लक्ष्मीकांत में टेंशन मत लो, सारी चीजें होती हैं वहां आपको ढंग से पढ़ने को मिलेगा, यहाँ केवल बेसिक ही समझ लो। ठीक है,
तो संविधान सभा के कामकाज की शैली, तो इसमें विचार विमर्श किए गए, ठीक है, और जो भी विचार विमर्श हुए ना उनकी बुक लिखी हुई है, यानी कि पेज पर लिखे हुए हैं क्या क्या बात होती थी। तो 8 प्रमुख समिति बनाई गई थी। संविधान सभा में कुछ मतभेदी भी थे, तो इसमें कुछ ऐसे मत थे कि केंद्रीकृत हो व्यवस्था या फिर विकेंद्रीकरण, तो शासन पद्धति कैसे, न्यायपालिका की शक्ति क्या क्या, तो इन बातों पर विवाद बहसें उसमें होती थी, ठीक है। फिर कार्यविधि, तो इसमें कौन कौन लोग थे, नेहरू, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, तो ये जो कि अध्यक्ष थे, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 2 पर, भारतीय संविधान में अधिकार देख लेते हैं। चैप्टर 2, तो अधिकार का महत्व, तो ये आपने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। तो सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना, ठीक है, मतलब सरकार गलत नहीं कर सके। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, मौलिक अधिकार की सीमा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि 1982 में एशियाई खेल में भारत में निर्माण कार्य हेतु मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी गई, ठीक है, और इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में हुई, निर्णय सभी मजदूरों को मुआवजा दिया गया, ठीक है। तो ये सभी संविधान के द्वारा ही तो होते हैं सब अधिकारों का घोषणा पत्र। तो लोकतांत्रिक देशों ने संविधान में कुछ अधिकारों को सूचीबद्ध किया है। आवश्यकता, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सरकार द्वारा एफआर का उल्लंघन को रोकना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। तो प्रजातंत्र आवश्यकता, कौन से अधिकार दिए जाएं और कौन से ना दिए जाएं, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं भारतीय मौलिक अधिकार क्या है, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, भारतीय संविधान है, ठीक है, उसमें आर्टिकल भी होते हैं, उसमें भाग भी होती हैं, सूचियां भी होती हैं। तो आर्टिकल के भाग की बात चल रही है, तो आर्टिकल का भाग कौन सा, 3, जिसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। तो उसमें आर्टिकल देखे तो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है, मौलिक अधिकार इसमें शामिल है, ठीक है। और भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्री में आ जाए कि मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को जाना जाता है, तो 3 को, ठीक है। तो इसे आप बार बार पढ़ के याद कर सकते हो। भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं, ठीक है। तो एक एक देख लेते हैं अब हम। तो पहला देख लेते हैं इसमें समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आर्टिकल तक, ठीक है। शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार तो 29 से लेकर 30 तक, ठीक है। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट दे रखा है आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, बट 44वें संशोधन में सन 1978 में इसे हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। फिर आ जाता है अपना चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो ये सब आपका चैप्टर नंबर 2 था, ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 हमने इसमें नहीं करना, ठीक है। अब आता है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या है, तो सरकार का वह अंग जो कानून लागू करता है, ठीक है, उसे ही कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका के प्रकार क्या क्या होते हैं, पहला अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है, ठीक है, केवल राष्ट्रपति हेड होता है। फिर है संसदीय व्यवस्था, जो कि प्रधानमंत्री हेड होता है, इसमें राष्ट्रपति राज्य के सम्मान, ठीक है। फिर है वास्तविक शक्तिशाली पीएम के पास ही होती है, ठीक है। फिर है आगे राष्ट्रपति व
पीएम दोनों होंगे, लेकिन महत्व शक्तियों का केवल राष्ट्रपति के पास ही होगा। ठीक है। फिर है भारत में संसदीय व्यवस्था। तो पहला पॉइंट इसमें क्यों, अब भारत में संसद क्यों हो, तो 1919 से और 1935 का एक्ट संसदीय व्यवस्था को अनुकूलित है। ठीक है। तो इसमें बता रखा है संसदीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण हेतु, ठीक है, और संसद का तो ये भी है ना अपना, उसमें कानून वगैरह भी बनते हैं। दूसरा अध्यक्षात्मक व्यवस्था, राष्ट्रपति केवल शक्तिशाली हो जाता है और व्यक्ति पूजा का खतरा, इसलिए चुनाव नहीं होता। ठीक है। तो मतलब राष्ट्रपति का ये सब चुनाव नहीं होता, अपने उसमें से चुनते हैं जिस पार्टी ने बहुमत ज्यादा प्राप्त किया है। ठीक है। फिर है इसमें पॉइंट, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। तो वही है इसमें आगे। फिर पीएम के पास विशेष अधिकार, वह मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करेंगे। ठीक है। फिर है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, तो क्या है इसमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। पीएम का दायित्व है कि राष्ट्रपति को बताए जो भी काम करना है। ठीक है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद पुनर्विचार कर सकते हैं ये। ठीक है। न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी ना होना। ठीक है। दंडिक कार्यवाही के विरोध विशेष अधिकार होता है राष्ट्रपति को। ठीक है। और उपराष्ट्रपति क्या है इसमें, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है। और प्रधानमंत्री वह मंत्रिपरिषद, तो पीएम तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे और मंत्रियों की वरिष्ठता के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री बनता है। ठीक है। और फिर है मंत्रिपरिषद क्या है, पीएम की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है। फिर है स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्थायी कार्यपालिका होती है जिसे नियुक्त किया जाता है, ये देश के नागरिक सेवा करते हैं। ठीक है। साथ ही मंत्रियों को नीति बनाने में सलाहकारी होते हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या फिर कोई भी आ सकता है। ठीक है। इसमें पुलिस का कोई भी अधिकारी, जो भी अपना नौकरशाह टाइप होते हैं, ठीक है, वो इसमें आते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 5, जिसका क्या नाम है, विधायिका। तो वही इसमें संसद के बारे में हमें देखना है। ठीक है। तो इसमें हमें संसद क्यों चाहिए, जनता के प्रति जवाबदेही है, उत्तरदायी हेतु। ठीक है। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र, जहां कानून बनाने समय विचार विमर्श किया जाए, इसलिए संसद चाहिए। तो संसद के 2 भाग होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति को भी जोड़ा जाता है। ठीक है। पहला लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा संघ और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है, बजट, लोक मनी बिल, लोकसभा कानून, ये सब बना सकते हैं। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। और राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, और राज्यसभा नई भारतीय अखिल सेवा बनाने का मामले का अधिकार इन्हें है। ठीक है। राज्यसभा आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है। और राज्य के प्रतिनिधि सदस्य अप्रत्यक्ष विधि से ही होते हैं। ठीक है। तो संविधान संशोधन दोनों सदन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो आगे देखते हैं संसद क्या करता है। ठीक है। विधायिकी कार्य यानी कि लॉ वगैरह बनाने। ठीक है। वित्तीय कार्य, वाद विवाद का निपटारा या कुछ ऐसे लॉ बनाने, ये सब कार्य होते हैं यहाँ। ठीक है। संसद कानून कैसे बनाती है, तो ये आपको बड़ी अहमलक्षी कानून डिटेल्स में पढ़ना है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि बिल कैसे बनता है। नीति का प्रतिरूप, जिसे विधेयक बोलते हैं। ठीक है। यहाँ विधेयक के 2 प्रकार होते हैं, जो कि यूपीएससी में पूछा गया है, निजी और सरकार। निजी में क्या है, मंत्री के अलावा अन्य सदन सदस्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। सरकार के क्या है, ये मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अब फिर इसमें आगे देखते हैं कि इस पे चर्चा होगी, बिल आवश्यकता क्यों है, मतलब ये कानून क्यों बनना है, कानून लागू करने हेतु संसाधन कहां से लाए जाएंगे, नोट
कानून, नोट पॉइंट दे रखे हैं ये, कानून बनाना केवल विधायकी नहीं, साथ में राजनीतिक प्रतिनिधिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया चलती है। नोट पॉइंट क्या है? धन विधेयक किसी पर नहीं बुलाया जा सकता, संयुक्त अधिवेशन तो संविधान संशोधन इसमें नहीं होता। ठीक है, अब है फिर न्यायपालिका। ठीक है, जो कि न्याय दे। ठीक है, तो छोटी छोटी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, आप अब इन्हें बिल्कुल समझ रहे होंगे। ठीक है, तो न्यायपालिका स्वतंत्रता क्यों चाहिए? देखो, अब कोई भी कार्य अगर न्यायपालिका उसे करेगी तो वो स्वतंत्र भी तो होनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी उसे दबा लेगा या उसको न्याय को अपने पक्ष में कर सकता है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसलिए जरूरी है। इसमें न्यायाधीश बिना भय या दबाव के निर्णय ले सके, कार्यपालिका विधायिका दोनों न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ठीक है, न्यायपालिका नागरिक की रक्षा व लोकतंत्र को कायम रखती है। ठीक है, फिर है न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके पीटी में जरूर आते हैं। तो क्यों? आधार, पहले बात ये भी है ना, क्यों हटाया जा रहा है? ठीक है, उसका आधार क्या है? क्षमता क्या है? ठीक है, कदाचार क्या है? कदाचार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल 1991 पहला प्रयास वी रामास्वामी को हटाने का। ठीक है, आधार वित्तीय अनियमिति के आधार पर। ठीक है, कैसे? संसद विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके कुल सदस्य संख्या का बहुमत होगी। ठीक है, प्रक्रिया आरोप की जांच, लोकसभा सीट 100, राज्यसभा 50, ये सब हस्ताक्षर इनको करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों सदस्यों को। ठीक है, और दोनों सदस्यों में या दोनों सदन में 2/3 बहुमत होने चाहिए। ठीक है, फिर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति हटा दिया जाए। ठीक है, ओके, फिर इसमें समिति बनती है। तो बहुत बड़ी बात होती है न्यायाधीश को हटाना। ठीक है, जिस प्रकार एक लॉ बनता है ना, इसी प्रकार न्यायाधीश को हटाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं हटाए जा सकते न्यायाधीश। ओके, फिर है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो आर्टिकल 124 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, जो कि व्यवस्था है। ठीक है, राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करते हैं, प्लस चीफ जस्टिस इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं, और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह से लिस्ट तैयार होती है। ठीक है, तो न्यायपालिका की अब संरचना देख लेते हैं। तो पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अधीनस्थ यानी कि जिला कोर्ट, ये सब उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने न्यायपालिका एकीकृत व्यवस्था अपनाई, बट अमेरिका में न्यायपालिका दोहरी व्यवस्था है। ठीक है, मतलब संघ व राज्य की अलग अलग। हमारे यहाँ न्यायपालिका भी एक व्यवस्था है ना, मतलब पूरे भारत में एक ही मान्यता, ये नहीं कि राज्यों की अलग होगी, वहां की अलग होगी। ठीक है, ओके, हालांकि जो शक्ति है वो अलग अलग दी है, जैसे कि राज्य के स्तर पर भी, देश के स्तर पर भी और जिले पर भी। ठीक है, वो शक्तियों को बांटा है, वो जरूरी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी भी कहते थे कि देश की शक्तियों का बंटवारा इतना छोटे लेवल पर होना चाहिए जो आम लोग तक पहुंच सके। ठीक है, अब है फिर संघवाद, चैप्टर नंबर 7। संघवाद क्या है? तो एक से अधिक स्तर पर सरकारें, संघवाद संवैधानिक प्रावधान है ये, आर्टिकल 245 से लेकर 254 तक। ठीक है, आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो संघवाद इसे बोलते हैं। तो मतलब एक से अधिक स्तर पर सरकार, केंद्र व राज्य दोनों आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे का। और फिर 1947 से अब तक अखंड भारत का श्रेय संघवाद को ही है, क्योंकि जो शक्ति है ना वो बांट दी गई है ना, इसलिए लोगों में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती अब। फिर है भारतीय संविधान में संघवाद। तो विविधता के कारण केंद्र राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा जरूरी था। सभी क्षेत्रों, भाषा भाषी की सहभागिता, भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर है शक्ति का विभाजन।
तो ये संवैधानिक सरकार के द्वारा, केंद्र राज्यों के द्वारा होता है। ठीक है, संविधान में 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य समवर्ती को अलग अलग शक्ति हो। ठीक है, फिर है संघीय व्यवस्था में तनाव। तो जो संघीय व्यवस्था है ना, मतलब ये शक्ति अलग अलग, इसमें तनाव भी होता है। तो केंद्र राज्य सरकार के बीच मामले आते रहते हैं ऐसे। ठीक है, फिर है स्वायत्ता की मांग। ठीक है, केंद्र व राज्य सरकार के इसके बीच में देख लेते हैं। तो हम जैसे शुरुआती दौर में 1950 जवाहरलाल नेहरू संघीय व्यवस्था की नींव शुरुआत में कांग्रेस का वर्चस्व था। ठीक है, राज्य शक्ति व सहयोग। ठीक है, तो उस टाइम पर कांग्रेस ही थी। आर्थिक विकास हेतु केंद्र पर निर्भर थे। जब अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार आई तो केंद्र व राज्यों के बीच संबंध बिगड़ने लगे। मतलब समझो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आम चुनाव हुए, कांग्रेस की सरकार बनी, तो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर एक ही प्रकार की सरकार थी, गठबंधन सरकार नहीं थी। जब गठबंधन की सरकार आई तो लोग इनके आपस में बात भी बिगड़ने लगी। ठीक है, वो उसकी नहीं मानता, वो उसकी नहीं, तो ये तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में शक्ति की मांग का अधिकार, संसाधनों की मांग, आर्थिक टैक्स और स्रोत की मांग, फिर शासकीय नियंत्रण। ठीक है, संस्कृति व भाषाई कारण। ठीक है, अब है फिर स्थानीय शासन। तो 8वां चैप्टर आ जाता है स्थानीय शासन। और गांधी जी भी चाहते थे कि जो शासन हो, भारत का जो कानून हो, वो स्थानीय लोगों द्वारा जुड़ सके। ठीक है, इसलिए ये संविधान में थोड़ा बाद में लाया गया। ठीक है, तो स्थानीय शासन क्यों, पहले देख लेते हैं। गांव में जिले स्तर पर प्रशासन, नागरिक की समस्या का निवारण हो सकता है। मान्यता कि स्थानीय हित स्थानीय लोग द्वारा फैसला होगा। मतलब जब स्थानीय लोगों के लिए कानून बना रहे हैं तो उन्हीं पर छोड़ दो, स्थानीय लोग ही अपना फैसला इसमें कर सकते हैं। हालांकि होगा तो गवर्नमेंट की उसमें ये। ठीक है, समस्या और समाधान जल्दी हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें, स्थानीय शासन मजबूत होना तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा। ठीक है, फिर लोकतंत्र में स्थानीय भागीदारी, स्थानीय जवाबदेह शासन दोनों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, फिर आगे पॉइंट, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। तो प्राचीन समय में सभा, पंचायतों, आधुनिक समय स्थानीय शासन का पिता लॉर्ड स्टीन। ठीक है, 1882 में स्वतंत्रता के समय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं है। ठीक है, उस समय देश को अखंड बनाने के लिए, तो जैसे नेहरू अति स्थानीय एकता के लिए खतरा बताते थे, बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते थे कि पंचायत में अगर हम जोड़ देंगे तो जातिवाद हो सकता है। ठीक है, और भारतीय शासन अधिनियम अगर महात्मा गांधी के हिसाब से देखें तो आर्थिक व राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना है तो पंचायत को अधिकार दे दें। ठीक है, तो फिर ये इसलिए संशोधन हुआ संविधान में 70 एंड 74 संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन बोलते हैं भाग 9 और 74वां संविधान संशोधन भाग 9 के। ठीक है, तो यहाँ ग्रामीण शासन होता है, यहाँ शहरी शासन। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए जिस पर ग्राम शासन के बारे में चर्चा की है। ये आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 में, और 74वां संविधान संशोधन जिसमें शहरी शासन के बारे में 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए और 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक ये आर्टिकल थे। ठीक है, फिर इसमें आगे दे रखा है 73वां संविधान संशोधन। तो यहाँ तृतीय व्यवस्था आ चुकी थी। इसमें क्या क्या थी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, और फिर पंचायत समिति। ठीक है, तो ये तो आपने 6th 7th में ही पढ़ लिया था पॉलिटी में। यहाँ चुनाव वगैरह होते थे, 3 स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते थे, 5 वर्ष का कार्यकाल होता था। ठीक है, समय पूर्व भंग हो सकती थी, 6 माह के अंदर ये दोबारा हो सकती थी। ठीक है, फिर राज्य वित्त चुनाव आयोग वित्त का हस्तांतरण हो सकता था। ठीक है, और फिर इसमें और भी पॉइंट थे, जैसे कि
राज्य चुनाव आयोग पंचायत का चुनाव करेगा, ठीक है, जो कि राज्य के स्तर पर होगा, ठीक है। फिर आरक्षण भी था इसमें, आरक्षण SC ST आरक्षण संविधान में, OBC आरक्षण स्वैच्छिक राज्य हेतु, यह आरक्षण सदस्य अध्यक्ष हेतु था, 1/3 मिलाकर आरक्षण, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 9। और स्टूडेंट अब तक आप यहां तक बने रहे हो तो आपने देखा होगा कि जो हमारी बुक कितनी लेंथी थी, जो कि नोट्स बनाकर बहुत ही शॉर्ट में एक तो नोट्स आ गए और रिवीजन भी हो जाएगा आराम से, ठीक है, और अपना टाइम भी बचेगा। अब चैप्टर नंबर 9 में देख लेते हैं कि संविधान एक जीवित दस्तावेज है, ठीक है। तो ये बात अब इसमें देखना, क्या संविधान अपरिवर्तनीय है? तो नहीं, संविधान को में कुछ परिवर्तन भी किए जा सकते हैं अपने अनुसार। तो सोवियत संघ व फ्रांस संविधान को कई बार बदला, ठीक है, तो इसमें बताया गया है, ठीक है। फिर संविधान जड़ दस्तावेज नहीं बल्कि जीवित दस्तावेज है, संविधान पत्रिक दस्तावेज है, संविधान के मूल ढांचे को कोई परिवर्तित या बदल नहीं सकता, ठीक है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 में बना था, ठीक है। फिर आगे इसमें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जिसे बदलने की आवश्यकता ना हो, तो संविधान भी हमें थोड़ा संशोधन करना पड़ता है इसमें अपने अनुसार, ठीक है। तो भारतीय संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि संविधान में समय के अनुसार संशोधन हो सकते हैं। किसी संवैधानिक बात की व्याख्या अनेक तरीके से की जा सकती है। अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखना। संविधान में संशोधन कैसे होता है? भाग 20 से आर्टिकल 368 में दे रखा है। तो भारतीय संविधान को संशोधन सदन में शुरू होता है, ठीक है, मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता, ठीक है। दोनों सदनों का विशेष बहुमत अलग अलग होना चाहिए। संघीय चरित्र संशोधन तो आधे राज्यों की सहमति से ही होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 368 किस प्रकार के संशोधन हो सकते हैं? तो ये यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो पहला, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, और दूसरा इसमें आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमतों में संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो पीटी में पूछे गए। फिर है पॉइंट इसमें संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो यूपीएससी ने पूछे सामान्य बहुमत के आधार पर। दूसरा है संसद के दोनों सदनों को अलग अलग विशेष बहुमत आर्टिकल 368 के आधार पर, जिसमें फंडामेंटल राइट, इसमें डीपीएसपी, ठीक है। और फिर विशेष बहुमत कुल राज्यों की आधी विधायी कार्य, जिसमें आर्टिकल 368 तक, ठीक है, जिसमें 7वीं अनुसूची का राष्ट्रपति का निर्वाचित संविधान संशोधन की प्रक्रिया से हो सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी समाप्त हुआ आपका। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। तो संविधान के दर्शन, ठीक है। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट थोड़ा सा देख लो, ठीक है। संविधान के दर्शन का आशय क्या है? तो संविधान केवल कानून नहीं है, ठीक है, मूल्य व नैतिकता को भी दर्शाता है, ठीक है। बहुत से कानूनों में नैतिक तत्व नहीं होते, बट ज्यादातर कानून आदर्श व नैतिकता से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो मतलब संविधान अब ये हमारे मानव की नैतिकता के लिए तो बनाया गया है, जो आपस में लड़े नहीं, जो भी है, ठीक है, हमारे लिए बनाया गया है। तो इसलिए नैतिकता तो इसमें होगी। एग्जाम्पल, कानून भाषा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, ठीक है, तो इसलिए इसमें नैतिकता तो ऑटोमेटिक हो गई। फंडामेंटल राइट समानता के आधार पर नैतिकता मूल्यवाद, इसमें मूल्यवान होता है, ठीक है। संविधान व राजनीतिक दर्शन क्या है? संविधान कुछ अवधारणाओं पर आधारित है, जिसमें व्याख्या होगी किस किस चीज की? अधिकार की, नागरिकता की, अल्पसंख्यक की और लोकतंत्र की, ठीक है। शासन व्यवस्था बुनियादी अवधारणा, ठीक। फिर है संविधान संविधान सभा की बहस आदर्श को क्यों अपनाना सही है गलत, इसके बारे में बताता है, ठीक है। सब आगे पॉइंट हमारा, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है, ठीक है। तो संविधान से लोकतंत्र को बदल भी सकते हैं हम, ठीक है। तो संविधान को अंगीकार कारण क्या है? सत्ता की निरंकुशता से बचाया जाए, ठीक है।
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आत्मनिर्णय सामूहिक मांग का प्रतिरूप और बाहरी हस्तक्षेप के बिना संविधान बनाया जाए। ठीक है, वकील का जमावड़ा नहीं, स्वयं के राह पर चल पड़ा राष्ट्र है। ठीक है, तो मतलब संविधान एक ऐसा नहीं है कि जिसमें केवल वकालत ही लिखी हो, तो ये एक राष्ट्र है। ठीक है, फिर है इसमें राजनीतिक दर्शन। तो राजनीतिक दर्शन में जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाए, ठीक है, उदारवाद, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, अधिकार, ये सब इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए राजनीतिक दर्शन भी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके साथ ही आपकी दोनों बुक आपकी आज समाप्त हो गई। अपनी क्लास 11 की हमने दोनों बुक ही हमने देख ली। ठीक है, और अब तक आपकी क्लासेस लगभग 1 से 1.5 घंटे तक की हुई होगी और दोनों बुक समाप्त हो गई, तो आपको इससे अच्छा क्या हो सकता है। और कल आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी मिल जाएगी जो कि इसी प्रकार होगी, फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे और बाद में हम अपनी स्टैंडर्ड बुक को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।